ये एक ऐसी जनरेशन है 15 इयर्स के एज गैप की जो 2047 के ड्रीम को विटनेस करेगी। ये जनरेशन आज तक जितनी पीढ़ियां पैदा हो गई उससे सबसे स्मार्ट जनरेशन। सहने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कठिनाइयों का और पराजयों का एआई पर हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। बेटर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करें। आपको हमेशा सतर्क रहना है कि मार्केट में नई कौन सी चीज़ आई है। लोगों के मन में एक ये फियर है कि एक जॉब क्राइसिस भी क्रिएट होगा साथ साथ। ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम कोट अनकोट यूजलेस जनरेशन। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 में आपका स्वागत है। जब हम बात भारत के 2047 विजन की करते हैं तो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश किस तरीके से उभर के सामने आता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमारे साथ देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट ध्यानेश्वर मूले जी, जो एक डिप्लोमेट भी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और 1983 बैच आईएफएस ऑफिसर भी हैं, जिन्होंने कई देशों का अनुभव लिया है, हाई कमिश्नर भी रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे अपने देश को, देश की सीमाओं के अंदर और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किस तरीके से हमारा देश उन चुनौतियों से बाहर निकल सकता है जो चुनौतियां आज देश फेस कर रहा है, और साथ साथ किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम फिर से देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं और किस तरीके से हमारे युवा उस देश को 2047 के विजन को मीट करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार मूले जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ और नितेश जी आज यहाँ होके। सर, सबसे पहला तो आपके लिए मेरा प्रश्न यही होगा कि आज की जनरेशन जिसका एज ग्रुप 15 है या जो 30 की एज ग्रुप में है, ये एक ऐसी जनरेशन है 15 इयर्स के एज गैप की जो 2047 के ड्रीम को विटनेस करेगी। और आज की जनरेशन्स वहीं दो चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, एक पर्पस एंड पेचेक को लेकर के और दूसरा अपनी स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के। ऐसे में आपकी क्या सोच है और क्या राय है उन बच्चों के लिए, उस जनरेशन के लिए जो हमारे देश का भविष्य है? ये बहुत आपने सही प्रश्न पूछा है, जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्व रखता है। एक तो इस जनरेशन का ये सौभाग्य है कि वो इस समय में जी रही है जब भारत ने बड़ी तरक्की की है। इस जनरेशन में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, जिन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके पुरखों ने, मतलब फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि इजी लाइफ उनको मिली है, अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, महंगे स्कूलों में पढ़े हैं मैं यही कहूँगा, और अंग्रेज़ी माध्यम में भी ज़्यादातर पढ़े हैं। अब इनके सामने राष्ट्र या समाज का हित रखना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते हैं। ये जनरेशन आज तक जितनी पीढ़ियाँ पैदा हो गई उससे सबसे स्मार्ट जनरेशन। लेकिन क्या ये समझदार है, क्या ये वाइज विद्वान है? ये नहीं है। तो सिर्फ जो है जिसको भौतिक सुख सुविधाएं जो है उसके पीछे लगने से आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है, स्पिरिचुअल पावर का मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपको योगी होना जरूरी है। कि ज़िंदगी सहने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कठिनाइयों का और पराजयों का हमेशा विजय होगा ज़िंदगी में, ये तो गलतफहमी। तो उसके लिए तैयार नहीं है बहुत जल्दी। आज देखिए मानसिक स्वास्थ्य इस पीढ़ी का बहुत खराब जी। इनकी टेम्परामेंट आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, नीचे, लेफ्ट राइट होती रहती है जी। तो ये सही है कि उनको थोड़ा सा पर्पस का इशू है, लेकिन ये स्मार्ट पीढ़ी है। कई सारे इसमें स्किल्ड लोग हैं जी, लेकिन थोड़ा सा इनको कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में जाना है। और आज भारत ऐसे कगार पर खड़ा है जहाँ वो विश्व का नेतृत्व कर सकता है जी। इसका मतलब ये है कि अवसर हमारे पास बहुत बड़े हैं जी। और उस पे जो है ये पीढ़ी अगर
सक्रिय तरीके से, सकारात्मक तरीके से इसको देखेगी तो ये पीढ़ी विश्व का स्वरूप बदल सकती है। तो सर कौन सी जगह ऐसी हैं जहां आपको लगता है कि ये जनरेशन लैग कर रही है, उस पर इनको फोकस करना चाहिए? शिक्षा में जो है ना, करियर, पैसा और अथॉरिटी, पावर, इस पे फोकस दिया जा रहा है, ना कि चरित्र के ऊपर। हमारे मतलब मेरी पीढ़ी या मेरे पहले वाली पीढ़ी को शिक्षा का अक्सर अवसर नहीं मिलता था, लेकिन संस्कार जरूर होते थे। जी। और जी। संस्कार क्या होता है? संस्कार ऐसी चीज होती है जो पर्सनल वैल्यू है, सोसाइटल वैल्यू है, नेशनल वैल्यू है जी। और विश्व बंधुत्व की वैल्यू है। जी। सिंपल चीज, लाइक मतलब मैं समझता हूँ कि आप जिंदगी प्रामाणिकता से आपको गुजरनी चाहिए। जी। जिंदगी में बहुत ही परिश्रम आपको करने पड़ेंगे। जी। किसी दूसरे की वस्तु पर आप नजर ना रखो। जी। और एक बेसिक अनुशासन, डिसिप्लिन जिंदगी में होनी चाहिए। सर आपको नहीं लगता ये कि चीज जो है, अगर यही पढ़ाया नहीं जाए और सिर्फ ये बताया जाए कि जुकरबर्ग ने क्या $70 बिलियन का अपना बनाया है ओवरनाइट, तो मैं भी वैसे बन सकता हूँ, जी, ये तो फिर दिवा स्वप्न है ना। सर आपको नहीं लगता है कि हार्ड वर्क की डेफिनेशन चेंज होती जा रही है, जिसमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो हार्ड वर्क की वैल्यू ही खत्म हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन के माइंड में ये रहता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना स्मार्ट वर्क कर लेंगे। मैंने किसी एक हमारे जब काफ़ी युवा वर्ग के प्रतिनिधियों को मिलता रहता हूँ, हमारे यूथ को मिलता रहता हूँ, और कोई प्रश्न पूछता हूँ कि आप किसको पसंद करेंगे, एक स्मार्ट व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्ति? और मैंने उत्तर जो देखा है 99% कहते हैं कि वो स्मार्ट व्यक्ति को पसंद है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब अगर अच्छा जो व्यक्ति है उसको आप पसंद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ स्मार्ट होने का मतलब यह है कि आप दूसरों को पीछे छोड़ के आगे जाने की कोशिश करना ही तो स्मार्टनेस है। जी। जी। स्मार्टनेस का कोई दूसरा अन्य मतलब नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा की तरफ हमें एक बार अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और मूल्यों का शिक्षण जो है वो मूलभूत मौलिक तरीके से उनको बच्चों को देना पड़ेगा। तो शिक्षा की तरफ देखने के लिए कौन सा पिलर है या कौन सी ऐसी जगह है, स्पेस है, जहां पर आपको लगता है कि उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि एक शिक्षा में फिर से वैल्यू बेस्ड एजुकेशंस को हम ला पाएं और जनरेशंस को हम एक डायरेक्शन दे पाएं जिस पर वह वैल्यू के साथ हमारी सिविलाइजेशंस को रिवाइव कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएं? शिक्षा में दो चीज़ें हैं। समस्याओं से परिचय होना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों का। जी। इसका मतलब यह है कि क्या दिन भर स्कूल में बैठना है, उनको जाने दो झुग्गियों में। उनको आप साल में 3 महीने किसी एक विलेज अटैचमेंट में लगा दो, गांव में रह के जाके रहना है। जी। वो कैसे रहे, क्या रहे, वो डिसाइड करें, लेकिन फलाने उत्तर प्रदेश के फलाने जिले के फलाने गांव में आप 3 महीने रह के आएंगे। जी। वो जब वहाँ जाएगा ना, वो वहाँ देखेगा पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, धान की समस्या है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ठीक है, नदी है लेकिन पुल नहीं है, इसलिए बच्चों को जो है किसी तरह से समस्याओं से परिचय नहीं होता है। इसलिए हमारे नए पीढ़ी के बच्चे जो होते हैं मानसिक तरीके से स्मार्ट तो होते हैं, लेकिन वो निशक्त भी होते हैं। दे आर नॉट रेडी टू फेस द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनके लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले, कम नहीं होने वाले। तो मुझे लगता है एक तो समस्याओं से उनका परिचय कर देना, दूसरा मैंने कहा कि जो है उनकी प्रतिभा को विकास उनका हो जाए, इसके लिए आवश्यक वातावरण पैदा करें। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो उसमें आपको ये रोड सिस्टम जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है वो उसमें कुछ बड़े अच्छे प्रावधान हैं। उसमें एक प्रावधान ये है कि आप बच्चों को स्कूल में ही किसी ना किसी कौशल्य, जो कुशलता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हाँ, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा प्रणाली, मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका कारण मैं बताता हूँ। मैं खुद एक कृषक का, किसान का और टेलरिंग जो करते दर्जी का करने वाले का बेटा जी, ठीक है। जब मैंने शिक्षा पा ली तो मैं ना दर्जी का काम कर सकता हूँ, ना मैं किसान का काम कर सकता हूँ जी। जो कौशल मुझ में पीढ़ी दर पीढ़ी आए थे उसको मैं खो बैठा जी। फिर नौकरी की तलाश भी मार्केट में आ गए जी। जो मेरी हालत है वही हालत है, चाहे वो लोहार हो,
चाहे वो बढ़ई हो, चाहे और भी कोई हो, प्रोफेशनल जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, ये कास्ट नहीं थी जी ये प्रोफेशंस थे जी जो समाज को चला रहे थे, समाज का बोझ ढो रहे थे। जी तो वो कुशलता तो अलग रह गई। हम लोग जो है शिक्षा के एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन सर आज के जनरेशन कहीं तो- का ये भी कहना है कि उस कौशल का करना भी क्या है जो कौशल हमारे लिए सर्वाइवल कॉस्ट भी ना दे पाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमें कि कौन सा गैप है जिस गैप को हम फिल कर सकते हैं जिससे कि किसान किसानी कर पाए और जो छोटे छोटे कौशल से वो कर पाए? मुझे किसी ने बताया होता कि अरे तुम्हारे पिताजी दर्जी है तो इसमें तुम वर्ल्ड क्लास फैशन एक्सपर्ट बन सकते हो, तो किसी ने बताया ही नहीं। जी मेरे पीढ़ी के सामने यही रखा गया कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग। ठीक है, एक हद तक वो सही है, लेकिन क्या वही शिक्षा है जो स्कूलों में दी जाती है? क्या जीवन की शिक्षा जो है सिर्फ चार दीवारों के अंदर होती है? नहीं, असली शिक्षा जो है वो मैं समझता हूँ कि शिक्षा लेके जब 10वीं या 12वीं लेके बच्चा या बच्चे हमारी बाहर आती है, उसकी जीवन की शिक्षा उस दिन से प्रारंभ होती है जी जब वो असली सामना करता है समस्याओं का, वहाँ से शुरू होती है। वो तो एक पायदान है, आप चलने के लिए आपको सक्षम बनाने का एक तरीका है शिक्षा। और ये बात आप तब कह रहे हैं जब हर पायदान पे टॉपर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशंस की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशंस की या आपके IAFS सिविल सर्विस एग्जाम की। हाँ, वो एक चुनौती हो के तरीके से देखा, लेकिन देखो हमने क्या क्या त्याग दिया उसके लिए। आई कुड हैव बिकम अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। जी, मैं बहुत एक अच्छा पत्रकार बन सकता था, मुझे लगता है कि मैं बड़ा अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ जी। तो ये सब आज क्या है, आज शिक्षक की नौकरी जो है उसको बहुत निचला समझा जाता है। जितने भी प्रगत देश है जो टॉप पे है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हो, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में हो, जी जी, उनमें आप देखेंगे कि वहाँ के शिक्षकों का जो रेम्यूनरेशन ऑनर है जी, बहुत मटेरियली एज वेल एज सोशली वो बहुत हाई है। स्वीडन में तो शायद इनको VIP कैटेगरी भी दी गई है। हाँ, मतलब उनको जो है CEO के तरीके से देखा जाता है। जी जी जी। तो हमारे यहाँ शिक्षक जो है, जो ऐसा मैंने सुना है और जो मैं समझता हूँ आसपास देख के, कि जो किसी और करियर के लिए अयोग्य होता है वो शिक्षक की पेशा में चला जाता है। ऐसा क्यों सर? मतलब क्या कारण लगता है आपके लिए, जबकि ये बात हकीकत है कि शिक्षा ही समाज का निर्माण करता है। आधे लोग समझते हैं कि IAS होना जिंदगी का आखिरी मकसद है। आधे लोग यही समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या मुझे गूगल में नौकरी मिल गई वो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। थोड़ा उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि भारत सरकार ने जो नई सारी बातों का कॉन्वर्सेशन शुरू किया है, इनोवेशन जी बात, जो शब्द आपको बार बार आज सुनने को मिलता है, स्टार्टअप जी जी बार बार सुनने को मिलता है, स्किल की बात, थोड़ा सा हम उस दिशा में अब प्रयास करने लगे हैं। इसका फल मिलने में समय लगेगा जी, लेकिन ये हम मुझे लगता है कि इसको बढ़ावा देना और इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप तो NSDC नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एडवाइजरी मेंबर भी रहे हैं। कौन से कौशल ऐसे हैं जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं और जो हमारा 2047 का हाईली डेवलप्ड नेशंस का टारगेट है, उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम आ ही चुके हैं और 3rd भी जल्दी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक चैलेंज होगा वो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना होगा। वो बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि हमारे चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रशासक हो, उनको ये देखना है कि उनके आसपास की समस्याओं को सुलझाना। अगर मैं दिल्ली में बैठ के राजधानी के शहर में जी मैं ये देखता हूँ कि गुरुग्राम में जो है जी बारिश में पूरा समुंदर आ जाता है जी जी, तो मुझे लगता है कि हम में कुछ ठीक नहीं है जी। मुझे ये लगता है कि 40 साल के बाद भी यमुना जो है अभी भी पूरी तरह से प्रदूषित है जी राजधानी के शहर में जी। तो ये कुछ हमारे पास इंजीनियर है, वाटर इंजीनियर, वाटर एक्सपर्ट है जी। हमारे पास आज के दिन में प्रशासन के पास निधि की कमी नहीं है, ये मैं बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। यह भी नहीं है कि हमारे शासन में जो
अभियंता इंजीनियर काम करते हैं, उनकी सैलरी कम है, ऐसा भी तो नहीं। जी। हमारे रास्ते देखिए, तो कमी अगर किसी चीज़ की है, निष्ठा की कमी है, विल पावर, प्रामाणिकता की कमी है, नहीं अपने जो जिसको हम बहुत ही साधारण व्यक्ति को जो अच्छा बनाते हैं, ऐसे जो गुण है उसकी कमी है, इसलिए हो रहा है। जी। आज के दिन में संकल्पनाएं बहुत है जी। प्रशासन ने सैकड़ों स्कीमें जो है लॉन्च कर दी है जी। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है, कुछ लोग कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने कहा कई जगह तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए आपके ब्रिज पुल जो होते हैं या क्या गिर रहे हैं जी, तो क्या हमारे पास, हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम पैदा कर रहे हैं जी, तो उनकी विद्वत्ता, उनका टेक्निक, उनका एक्सपर्टीज कहाँ जाता है? दूसरी चीज सर मतलब लेकिन मैं उससे पहले कहूँ, लेकिन हमारे देश के लिए ये युवा वर्ग इतनी बड़ी संख्या में होना एक बहुत बड़ा अवसर है हमारा जी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हिस्ट्री जी, कि एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पॉपुलेशन डेफिसिट जी, मतलब प्लेट्यू तो हो चुके हैं, नाउ दे डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट। चाइना तो बहुत बड़े लेवल पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। चाइना नहीं, एंटायर यूरोप भी, करेक्ट, यूएसए, जापान, कोरिया, दे नाउ यूएसए नीड्स अबाउट 2 million, that is 20 lakh nurses till 2030. Germany has given visas to Indians 90,000 quota, which were not fulfilled. They want young people to go there, work, whether it is nurses, whether it is hospitality, old age caregivers. Japan wants immediately 500,000, 500,000 people, and they are trying to get India. But we somehow are not ready. मतलब एक तरफ हमारे पास बेरोजगारों की फौज है जी, दूसरी तरफ हम यहाँ नौकरियां नहीं दे रहे हैं, दे सकते हैं, वहाँ वैकेंसीज नहीं भर रहे, और तीसरी तरफ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आर बेगिंग, और उसके लिए वी आर नॉट प्रिपेयर। उसके लिए वी शुड क्रिएट अ ओपन काइंड ऑफ अ चैनल, मोर इंसेंटिव्स शुड बी गिवन जी। पीपल, मतलब आई वोंट से मी, बट पीपल लाइक मी, देयर सर्विसेज, फॉरेन सर्विस के कितने सारे अफसर्स हैं जो दुनिया के देशों के बारे में एक्सपर्टीज जी रखते हैं, उनको आप इसमें लगाइए और भेजिए लोगों को। यहाँ फिर नई पीढ़ी आ जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, वो अपना पोजीशन ले लेंगे जी जी। और ये लोग जब उनके, हम सिटीजनशिप नहीं प्रमोट कर रहे उन देशों का, वापस आके इस देश की सेवा करें। तो सर एक तरफ तो आपने बात की बाहर भेजने की, बाहर की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब्स करने के लिए, दूसरी तरफ जब आप जापान में थे उस टाइम पर आपने इंडिया में टोयोटा को लाने में काफ़ी ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन रहा, मिलियंस ऑफ जॉब्स आपने इंडिया में क्रिएट करी इस मिशन के थ्रू। तो अभी आपको कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स लगते हैं या सेक्टर्स लगते हैं जहाँ पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है और यहाँ की यंग जनरेशन्स के लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है? देखिए, भारत सरकार ने कई सारे सेक्टर्स जो है खोल दिए, या उसके लिए बहुत सारे निधि का प्रावधान किया है, बजट का प्रावधान किया है। क्या कौन से ऐसे सेक्टर? सबसे पहले डिफेंस सेक्टर जी। हम समझ गए हैं कि डिफेंस में, सुरक्षा में अगर आत्मनिर्भर हम नहीं है तो हम कहीं पर भी आत्मनिर्भर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहाँ पर देसी उद्योगों को अभी बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है जी। उसमें हजारों नहीं लाखों जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं जी, एट ऑल लेवल्स, मतलब इंजीनियरिंग में हो, कंसेप्ट डिज़ाइन में हो, बिकॉज हम लोग कई सारी चीज़ें अभी भी जो इम्पोर्टेंट है हमारे राष्ट्र के लिए जी, वो आयात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है सेमीकंडक्टर में। देखिए आपने और हमने समझा कि कोविड के समय पे, कोविड-19 के समय पे, कि आपके पास चिप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। और हमने आज तक कोशिश ही नहीं की उसके लिए। मुझे याद है, मैं जब जापान में था 1990s में, तब से हमने बात शुरू की थी कि भारत में उस समय स्लोगन था नॉट पोटैटो चिप्स बट कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स हमारे एक्सपर्ट जो है बोलते थे। 1990s की बात बता रहा हूँ। तो अभी तक व्हाई हैव वी फेल्ड इन दिस? किसी न किसी को सोचना चाहिए। अभी करना है तो उसके लिए ज़रूरी मैन पावर जो है वो कहाँ पर है जी। हम AI की बात कर रहे हैं, लेकिन AI का आज जो ट्रेनिंग शुरू है हमारा, वो बहुत बेसिक हम कर रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं से इमिटेशन करके हम कोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट सर आपको लगता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज है
उस पॉपुलेशन साइज में एआई पर हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए? बेटर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एआई में कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये फियर है कि एक जॉब क्राइसिस भी क्रिएट होगा साथ साथ। मतलब उसमें अलग अलग ओपिनियन है। एक तो जॉब आप लूज करेंगे, दूसरा है कि जॉब रिप्लेस हो जाएगा, यू विल गेट न्यू जॉब्स, वो भी है। मतलब कितनी जॉब खत्म हो जाएगी, कितने ये हो जाएंगे, बट ये ज़रूरी है कि ओल्ड स्किल्स विल बी ऑफ नो यूज इन नेक्स्ट 5 years। करेक्ट। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है कि मार्केट में नई कौन सी चीज़ आई है। जी, आप चाहते हो कि आपका आईफोन एवरी सेकेंड ईयर को उसको अपग्रेड करें, तो उसी तरह से आपको ज़िंदगी में कम से कम, मतलब युवाल हरारी करके एक लेखक है, उनकी एक किताब है 21 Lessons for 21st Century। ओके। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम कोट अनकोट यूजलेस जनरेशन, आउटडेटेड जनरेशन which will be further purposeless and further workless, jobless। जी। तो सरकारें कोशिश करेगी अलग अलग देशों में, या समाज कोशिश करेगा कि उनको स्क्रीन दो जी और उनको नशा दो। ये उसने किताब में लिखा है। अच्छा। क्योंकि उनको काम नहीं देंगे तो राइट करेंगे। अब देखिए नेपाल में क्या हुआ। तो ये हो जाएगा, तो इसलिए हमको सतर्क होकर पहले से ही उसके लिए तो इसलिए हमें क्या प्लानिंग्स रखनी चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम इंडिया में ना हो, क्योंकि इंडिया में तो यंग जनरेशन बहुत है, स्क्रीन टाइम तो सबसे ज़्यादा है। अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था, जिस रिसर्च में 3.5 hours से जस्ट जम्प टू 7 hours स्क्रीन टाइम, विच इज़ लाइक अ डेंजरस सिचुएशन इवन फॉर द मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करें, स्किल्स को लेकर के बात करें, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात करें, जिस तरीके से स्क्रीन टाइम जस्ट फॉर द स्क्रॉलिंग इंटरटेनमेंट के लिए बढ़ रहा है, वहाँ पर आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को किस तरीके से देखते हैं? ये मुझे लगता है कि जो भी देश में हमारे देश में ये सोच है कि, या अन्य देशों में भी, कि थिंक टैंक्स जो होते हैं उनको प्राइमरीली दे हैव टू थिंक अबाउट डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, लेकिन थिंक टैंक शुड हेवीली एंगेज देमसेल्व्स इनटू इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक इश्यूज, technology and how it affects common man. Very, very important. New generation and how we can bring purpose to their life. Education and how we can make it relevant to the modern times. Mental health and how we can improve the mental health of our young generation, as well as provide mental health facility to everyone. Correct. तो इसमें भी उतनी ही स्ट्रेटेजिक इश्यूज है जितने आप डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को। ये मेरी सोच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 7% ग्रोथ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं जी। जनता को अगर आप खुशी का मंत्र जो है जी, द मंत्र ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते हो, तो उनको एक बेसिक एंगेजमेंट जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें कि आपको अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, यू मस्ट फील प्राउड जी, एंड सेकेंडली यू मस्ट फील हैप्पी जी। ये दोनों चीज़ नहीं है तो समाज में जो है बड़ी सारी विकृतियां आ जाती है, जो आप आज आपके सामने है, फेस कर रहे हैं आज की फेस कर रहे हैं। तो उसको हमको जो डील करना है तो बहुत सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। जिनको हम बाबू लोग बोलते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनको भी सकारात्मक तरीके से, जनरली हमारे यहाँ लकीर के फकीर बोलते हैं जी, उस सिंड्रोम से बाबू लोगों को बाहर आना चाहिए। क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर जो हो सकती है वो अन्यत्र नहीं हो सकती, क्योंकि वहीं से दिशा दिग्दर्शन होता है देश का। आपने सर बहुत सी बात छेड़ी कि थिंक टैंक, यस, और एक परेटो प्रिंसिपल है 80 और 20 का कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि थिंक टैंक में 80% लोग 20% टॉप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नीचे की जो 80% की प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटर कॉन्टिन्यूसली कंट्री के लिए होती जा रही हैं और एक चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं, तो किस डायरेक्शंस में थिंक टैंक को सोचना चाहिए जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, आगे की यंग जनरेशंस के लिए एक पीसफुल हैप्पीनेस एनवायरनमेंट विद सक्सेस दे पाएं, और सक्सेस की डेफिनेशंस भी जिस तरीके से एक मेटलिज्म की तरफ डाइवर्ट की गई है, उसको चाहे हम ये कह लें कि व्हाट एवर द इंटरनेशनल रिसर्च आर देयर, तो उन पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। यंग जनरेशंस पर फोकस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम 2047 की बात करते हैं। तो थिंक टैंक के लिए आप किस तरीके से उस पर, मतलब मेरा इसको देखने का बहुत एक आसान तरीका है। आप बैठिए, कागज़ लीजिए और उस पर लिखिए कि
दुनिया के सबसे 5 बड़ी समस्याएं क्या है। ठीक है, आपको सबसे ऊपर लाना पड़ेगा गरीबी। गरीबी के साथ है इनइक्वालिटी, विषमता जिसको बोलते हैं, ये जी। सबसे पहले, क्योंकि $1 बिलियन लोगों को पानी नहीं मिलता है। ठीक है, उतने ही लोगों के पास घर नहीं है। जी। तो अगर 7 बंदों में से एक बंदे को अगर घर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। सो मैं समझता हूँ कि एक आपने समस्या पड़ी। दूसरी, उसके साथ साथ उतनी बड़ी समस्या जो है ना, वो क्लाइमेट चेंज की समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। आज देखिए, मैं देखता हूँ कि आज हैदराबाद में पानी आ गया, कल बम्बई में पानी आया, परसों दिल्ली में पानी आ गया, परसों देहरादून में आ गया, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया, कहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग हो गई। मतलब हम देख के अनदेखी कर रहे हैं इन चीज़ों की तरफ। एक क्या है, और इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी समस्या है। कोई सुरक्षित नहीं है। ये भावना जो है बड़ी आपको अंदर से हिला देती है। तो एक क्लाइमेट चेंज की समस्या दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है आतंकवाद, टेररिज्म, सोशल लैक ऑफ सोशल हार्मनी। ठीक है, ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब 5 छोड़िए, 3 भी आप समस्याओं का हल करोगे ना जी, तो इसमें दुनिया के काफ़ी चीज़ें हल हो सकती है। मतलब SDG जो है वो 17 गोल है जी, बट उसमें भी आप सबसे दुनिया को हिला देने वाली जो आज चीज़ है वो ये 3 चीज़ें हैं। जब तक हम गरीबी और इनइक्विटी को कम नहीं कर सकते, जब तक हम क्लाइमेट वाले इश्यूज़ को, तब 7% का कोई मतलब नहीं होता। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि अभी ये लैंडस्लाइड हो गया, इसमें व्हाट वुड बी द रियल कॉस्ट टू माय कंट्री। जी, सोसाइटी वहाँ पे नुकसान हो गए और कुछ लोग बह गए, ये तो बड़ी दुखद घटना है जी। बट उसके अलावा अगले साल नहीं होने वाला ये किसने रखा है। ठीक बात है। 2 हफ्ते के बाद नहीं होने वाला ये कौन बताएगा। हमारी प्रेडिक्शन क्या है, हमारे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, इनका क्या होने वाला है 10 साल के बाद। सर एक कोई थिंक टैंक इस पे आपने काम करते हुए देखा है कि 10 ईयर्स लेटर उत्तराखंड, 10 ईयर्स लेटर हिमालयस, 10 ईयर्स लेटर। सिंपल भाषा में बड़े बड़े प्रबंध वगैरह लिखे गए होंगे जी जी, लेकिन जो आम आदमी को समझ में आएगा कि भाई देयर इज अ डेंजर लूमिंग लार्ज करेक्ट ऑन आवर हेड्स, और उसको फेस करना बहुत। तो जिस तरीके से हम लोग स्कूलिंग टाइम्स पे ऐसे निबंध लिखवाए जाते थे, आज स्कूल्स में लिखवाए जाने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट छेड़ा कि 10 साल के बाद क्या, हिमालय कैसा, 10 साल बाद उत्तराखंड कैसा, 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश कैसा। और ये समस्याएं आती हैं, आने के बाद तुरंत ही भूल भी जाते हैं लोग। चाहे जैसे अपने गुड़गांव के न्यूज़, दैट्स ऑल न्यूज़, आपने गुड़गांव में पानी भर गया, वो न्यूज़ बन गई बस। उसके बाद जो सही टाइम है, जिस टाइम पर करेक्शंस किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उस समय नहीं किए जाते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से आपको नहीं लगता कि ये फेलियर ब्यूरोक्रेसी का है? नहीं, ऐसा है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, वी गेट द गवर्नमेंट दैट वी डिजर्व। अगर ये अच्छी सरकार है वो हमारी वजह से, अगर वो हम सोचते हैं कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं है, वो भी हमारी सोच और हमारा कर्म है, तो इसको बदल सकते हैं। मतलब इसको बदल सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत आशावादी हूँ, लेकिन उसके लिए जो आज के दिन में एजेंडा नहीं है बदलने का जी, तो फिर हम लोग मुसीबत में। तो आपको सर इतने देशों का एक्सपीरियंस है, क्रॉस कल्चर पर आप क्या बात करेंगे? हमारे देश को कौन कौन सी चीज़ें इन देशों से सीखनी चाहिए? जैसे जापान में आपने काम किया, रशिया में आपने काम किया, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमसे सीख सकते हैं, सो दैट हम साथ में सब ग्रो करें, ना कि कोई पर्टिकुलर सेल्फिश होकर के वर्क किया जाए। देखो, मेरा पहला पोस्टिंग जो है वो जापान में था, टोक्यो में, 1984 to 88। जी, तो मैं जापान को अपना पहला प्यार समझता हूँ। ठीक है ना। अगर मेरे व्यक्तित्व में मेरे माँ बाप, मेरे शिक्षक और महाराष्ट्र के संत और सुधारक, इनके बाद सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव होगा तो जापान का। तो एक बात मैंने सीखी कि ज़िंदगी में नथिंग इज़ बेटर दैन सिंप्लिसिटी, नथिंग इज़ बेटर दैन बीइंग पोलाइट। ह्यूमिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या है, इस पूरे विश्व में हम धूलिकण भी नहीं है जी, धूलिकण भी बहुत बड़ा है, ठीक बात, उससे भी हम छोटे हैं। ये अपने नगण्यता का एहसास जो है ना, वो आपको पोलाइट बना देता है।
लेकिन अगर अहम से भरे हुए हैं आप, तो आप अपना विनाश अपने परिवार और समाज का विनाश ही करोगे जी। अहम छोड़ के। दूसरी चीज़ वहाँ देखी कि हर चीज़ में बारीकी से सोचना। हमारे यहाँ बारीक सोच नहीं है जी। जापान में अंगूर होता है ना, अंगूर जी जी, उसकी आप देखा उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो कितना पतला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी निकालने की मशीन है उनमें। अच्छा। वो सर्व करते हैं कुछ डिशेस में, वो निकाल के। जी ठीक है ना, आप घर में एंटर करते समय हम बाहर अपना जूते रखते हैं जी, उसका हमेशा वहाँ कुछ रखने के लिए जगह होती है। जी जी। चाय पीने का जो समारोह है, टी सेरेमनी जी, उसमें उन्होंने इतनी नज़ाकत लाए है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे मतलब वो पूरा जो है, आपको लगता है कि आप चाय नहीं पीने जा रहे हैं, शायद कोई आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा समारोह जो है इवेंट होने वाला है। करने जा रहे हैं। आधे घंटे का होगा, लेकिन वो इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली क्यूरेटेड जी, कि किस तरह से चाय का कप आपको पेश किया जाएगा उसको। तो हम इसको माइंडफुलनेस कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह दीजिए, या जिंदगी में इस तरह का ठहराव जो है, एक कामनेस जी ऑफ मूवमेंट, वो डेली रूटीन में आपको आवश्यक है। आपको बना देता है कि खुद आप अब स्वयं को स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया है जी, वो उसमें अपने आप आ जाती है जी। देखिए उनके पास जो बोनसाई का एक प्रथा है कि बड़े पेड़ जो है वो उनको काट के वगैरह बहुत अच्छे से, चाहे वो बड़ हो या पीपल हो, तो उसको लगा के इसमें छोटा सा बना देंगे। और मैंने एक वहाँ म्यूज़ियम देखा जिसमें करीब 1000 साल के 800 साल के वृक्ष रखे हुए हैं म्यूज़ियम में, इतने छोटे, मतलब हालांकि वो बहुत बड़े पेड़ है, लेकिन उसमें हर दिन उसको क्या क्या पत्ते काटे, क्या खाद दिया, कितना पानी दिया, उसमें 700 ईयर्स की डेली हिस्ट्री है पेड़ की। जापानी व्यक्ति हर दिन सोने से पहला अपना 4 पंक्तियों का डायरी जरूर लिखेगा, आज मैंने क्या किया और कल मुझे महत्वपूर्ण क्या करना। इकिगाई बुक भी जापान के ऊपर ही लिखी गई है, जिसमें तो मुझे लगता है कि जापान ने अपनी परंपराओं को संजो के रखा है, उसके साथ साथ वो सबसे आधुनिक समाज है आज की दुनिया में। तो मुझे लगता है कि जापान से बहुत सीख सकते हैं। रशिया से हमने देखा कि बहुत ज्वलंत पेट्रियोटिज्म है रशियंस के पास जी, और मुक्त लोग हैं, जापानी लोग प्रोग्राम्ड हैं। अच्छा, संस्कार जो है वो बहुत पावरफुल है जी, उसके बाहर नहीं जाना। जापानीज आर नोन फॉर कन्फॉर्मिटी जी, इसलिए लीडर्स वहाँ बड़े वैश्विक जो क्षमता के नेतृत्व वहाँ से आने की संभावना बहुत कम जी। जो रशिया है, रशिया की जो स्पेस है 11 टाइम जोन्स है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, वो आत्मविश्वास देता है। इतना मेरा बड़ा देश है कि इस साइड में मैं यूरोप को भिड़ रहा हूँ और यहाँ इस साइड में अलास्का तक में मेरा क्षेत्र है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है जी। सो दे आर वेरी पावरफुल इन दैट सेंस, सो दे आर सेंस ऑफ पावर, अथॉरिटी, और दुनिया को जो हम किसी भी हालत में झेल सकते हैं, आत्मविश्वास है। ये मैंने रशिया में देखा। यूरोप में आमतौर पर मैंने देखा कि वहाँ पर अनुशासन और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट आज भी है। अमेरिका के बारे में मैं कहता कि प्रतिभा का जो वहाँ प्रतिभा के लिए अवसर अमेरिका में है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जहाँ पर मैं रहता था न्यूयॉर्क में, मैं जब कौंसल जनरल था तो 150-200 नोबेल अवार्डीज उस 200 किलोमीटर के अंदर थे न्यूयॉर्क के। अच्छा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, वहाँ पर MIT है जी। तो 200-250 तो वहीं पर थे। अच्छा। तो विश्व के इतने सारे दिग्गज प्रतिभावंत जो है एक जगह पे हो जी, वहाँ तो क्या ऊर्जा रहती होगी, इसलिए सब विश्व की वैसे भी ऊर्जा जो है ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है जी। तो हमारे युवा वर्ग जो है, हमारे ही नहीं पूरे विश्व से अमेरिका में इसीलिए तो आते हैं। पर आज जो युवाओं के मन में है, जिसमें ज्ञान से ज़्यादा वो एंटरटेनमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनको समझ में आया कि ज्ञान का अपना ही महत्व है, और जिस तरीके से आपने कहा कि एक वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर रखा है, जिस स्पेस में टैलेंटेड लोगों के लिए आगे लेकर के आया जा रहा है, वो इंडिया के अंदर भी एक कल्चर डेवलप हो पाए। मुझे लगता है कि हर युवा के जीवन में शायद ये फेज़ आती है
आपके और हमारे भी आई होगी कि आकर्षण जीवन के जो है वो रहते हैं जी लेकिन उससे आगे जाकर मैं जैसे कि हमने कहा पहले पर्पस मेरे ज़िंदगी का क्या है जी भाई मेरे माँ बाप ने कितने कष्ट लेकर मुझे शिक्षा दी है जी इसका ही मुझे अगर भान नहीं है उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ तो मैं अपनी मिट्टी के लिए क्या करूँगा ठीक बात है। त्याग का समय आएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा ठीक मैं कहूँगा भाई लड़ाई मेरे से नहीं होती है। मैं को देख रहा हूँ कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप सीमाओं पे जाके लड़े हमारी तो लड़ाई रोजमर्रा की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं हमारे देश में जिस तरह से उसकी संख्या है जी हमारी जी, संस्कृति की हम बहुत बड़ा एक बोलबाला है जी उसके बावजूद मतलब कैसे हम अलाउ कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी है चाहे वो पुलिस की होगी चाहे वो नागरिकों की होगी जी इससे हमें आगे बढ़ हम देखते हैं कि हमारे सामने लोग ट्रैफिक रूल के वायलेशन कर रहे हैं जी जी। तो ये चीज़ें जो है सिंपल चीज़ें देश को बहुत बड़ी ट्रैफिक तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है एक सबसे बड़ी समस्या है चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या बेंगलोर की बात करें जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की टाइम वैल्यू को भी नेगलेक्ट किया जाता है और जिस तरीके से आपको एक पासपोर्ट मैन के नाम से जाना जाता है आप इतने रिफॉर्म लेके आए आज के लोग जो 16 पेपर से 3 रिक्वायर्ड पेपर्स पर आ गए हैं तो आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया भी है कि यहाँ की ट्रैफिक की प्रॉब्लम को भी सुधारा जा सके? बिल्कुल सुधारा जा सकता है उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। एक तो हमारे यहाँ अक्सर लोग घर से निकलते समय नियोजन नहीं करते उसमें जनता भी है प्रशासन भी है दोनों का सहयोग होना ज़रूरी है। जो अभियंता या इंजीनियर उन रास्तों को ध्यान देते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। रास्ता साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी है उनका भी एक रोल है। इसमें से कौन सा एक घटक एक एलिमेंट ऐसा है जो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से परफॉर्म कर रहा है? ठीक बात कह रहे हैं मतलब जनता ठीक तरह से व्हीकल्स नहीं चलाती है जी। इंजीनियर जो है समय पे गड्ढे नहीं उसको ठीक कर देते हैं। सफाई कर्मचारी अक्सर सफाई के रोल पे आपको कभी नहीं दिखते। और रोड रेज एंगर उसमें मर्डर और एक्सीडेंट्स जी जो है केयरलेस जी मतलब एक्सीडेंट कुछ एक्सीडेंट तो आप कभी शायद अवॉइड नहीं कर सकते जी लेकिन 80% एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड कर सकते। मैंने जापान में आपको बता देता हूँ भारत से जाते समय मैं इतना अज्ञानी था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ नहीं लिया। अच्छा लोगों ने कहा अरे जाओ तुम तो अब सिलेक्ट हो गए फॉरेन सर्विस में फटाफट उनको आपको दे देंगे। अरे मैंने कहा कि मुझे आती ही नहीं ड्राइविंग तो मैं कैसे ले लूँ जी। तो चला गया वहाँ सोच के कि वहाँ मैं सीखूँ और सबसे महंगी चीज़ अगर वहाँ पर कोई है तो ड्राइविंग सीखना। वो आपको अगर आप 27 साल की उम्र है आपकी तो आपको मिनिमम 27 लेसन्स तो लेने ही है वहाँ पर एज पर नॉट रूल तभी वो आप ठीक ठाक गाड़ी चला कर पाएंगे। 27 घंटों का आपका ट्रेनिंग होगा। आप 30 उम्र है आपकी और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो आपको 30 घंटे का प्रशिक्षण जरूरी है जी जी। मतलब वो उसकी शक्ति नहीं है लेकिन तभी आप एग्ज़ाम उनके पास कर पाएंगे जी। उसके बाद आपको सबसे पहले इनसाइड द कंपाउंड टेस्ट होता है सॉरी उससे पहले एक रिटन टेस्ट होती है प्रॉपर रिटन टेस्ट 1 घंटे की जी जिसमें आप पेडेस्ट्रियन है तो कैसे चलेंगे इसके साथ साथ आप स्कूटर पे है तो कैसे चलेंगे ड्राइविंग आप कार कर रहे हैं तो कैसे बड़ी व्हीकल है तो कैसे अलग अलग हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉमन सेंस के इश्यूज जी। सपोजिंग आपका ग्रीन है और सामने से 2 व्यक्ति जा रहे हैं जी तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब उत्तर यही होना चाहिए कि सबसे प्रायोरिटी जो है व्यक्ति के जीवन की है मैं यहीं रुकूंगा। ठीक बात है ठीक है ना। ये हमारे यहाँ कौन करता है? बिल्कुल मार देते हैं। और मुझे 2 बार जिंदगी में अगर कहीं मैं फेल हो गया हूँ तो जापान के ड्राइविंग टेस्ट में मैं फेल हो। अच्छा। ये इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकता लेकिन उनको मैंने थोड़ा सा बात करके इम्प्रेस करने की भी कोशिश की। मैं डिप्लोमेट हूँ ये हूँ तो वो बोलते हैं कि यहाँ का उसूल ऐसा है रूल है जी। आपने अगर ठीक तरह से बैकिंग नहीं की ठीक तरह से चढ़ाव पे आपने गाड़ी रोक नहीं सकते हो तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज हमें पता है कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है।
जी। तो सबसे पहला तो ट्रेनिंग रूल्स जापान की और तरह होने चाहिए। बहुत महंगी मुझे कीमत चुकानी पड़ी उसकी, अच्छा, करीबन 2,70,000 येन उस समय के मैंने दिए। बताइए। तभी मैं कभी रास्ते में गलती नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति दिखेगा दूर से भी तो मैं धीमी करूंगा, धीमी करूंगा मैं। और यहाँ तो लोग अगर लेफ्ट फ्री होता तो उसको भी ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। सो देश का ट्रैफिक बताता है कि उस देश का पोटेंशियल क्या है, जी, उस देश की संस्कृति क्या है, और उस देश जो है कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रास्ते आप। पर पता चलता और है। इसी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। Yes. जी जी। सर, आप एम्बेसडर भी रहे, हाई कमिश्नर भी रहे, आपने देश विदेश में काम किया, और अब रिटायरमेंट के बाद भी आप इतना एग्रेसिव होकर के कॉन्टिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपकी प्रेरणा है, और कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको मोटिवेट करती है रोज एक्टिवेट रखने के लिए? 31 जनवरी 2019 को मैं रिटायर हुआ, और 1 फरवरी, तो 1 फरवरी और 31 जनवरी में कुछ फर्क नहीं था। उसी जी। तरह से सूरज आया, उसी तरह से मैंने, बट यस, मैंने शब्द ऐसे बनाए हैं, मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट नहीं है, री-अटायरमेंट है। आपने एक नया परिधान जी, जो है ले लिया है, उस दिन से नया अवतार ले लिया है, तो उस दिन से आपको काम, अभी तक एक बंदिश थी, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नियम होते हैं, प्रोटोकॉल, कंडक्ट रूल्स, ये वो होता है। अब जो है आपको पहली बार आपकी प्रतिभा को मुक्त अवकाश मिला है जी, एक समय, और हिंदी में हम बोलते हैं निवृत्त हो गए, हम कहते हैं कि प्रवृत्त हो गए। रिटायरमेंट इज अ डे ऑफ प्रवृत्ति, नॉट निवृत्ति। जी, ठीक है। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आई फील फॉर माई कंट्री जी, एंड आई कांट सी कि यहाँ अभी भी विषमता है, गरीबी है, एट्रॉसिटीज है, मुझे अंदर से खलता है। जी, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, जी, खुद को सक्रिय रख सकता हूँ। जी, ये जो मैंने पिछले 40-45 साल में जो कुछ सीखा है जी, या अनुभव किया है, मैं ज्ञान नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कम से कम दूसरों के सामने, मैं मराठी में कहा होता है, पुढचा ठेस मागचा शहाना, मतलब अगले वाले को ठेस लग गई तो पिछले वाला जो है वो थोड़ा सा सावध हो जाता है। जी, जी। तो मेरा यही काम है कि समाज को अगर प्रबोधन ना कर सकूं, कम से कम सावध कर सकूं। जी, तो उस दिशा में काम करना था मुझे पता था कि फलाने दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, जी, तो इसलिए मैंने उसके बारे में 5-10 साल पहले से सोच के रखा जी, था कि जी। क्या करूंगा। और एक आपका बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हम लोगों हाँ, के लिए? जरूर बताऊँ। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, इसको हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, अच्छाई का अभियान। अच्छाई का अभियान आज के दिन के, आज के समय की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि ठीक बात जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छाई में क्या है कि इस शब्द को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको पता है कि इनहेरेंटली ये आदमी अच्छा है, जी, आपको ये पता है कि इनहेरेंटली ये व्यक्ति धूर्त है, जी, आपको पता है कि ये व्यक्ति इनहेरेंटली बेईमान है, पता जी, होता है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी से भी आप डील करो जी, तो गलती अलग बात है, बट व्यक्ति का एक आपको परिचय होता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ देश में, समाज में, व्यक्ति में और इस दुनिया में कई सारी कमियां हैं। जी, तो मैं हमेशा सोचता रहा कि इन कमियों को कम करके दुनिया को थोड़ा सही रास्ते पे जाने वाला कोई एक ओवर आर्चिंग थॉट हो सकता है। जी, तो उसके बारे में मैं बहुत पहले से सोचता आया हूँ, तो उसको मैंने अंतिम स्वरूप जो है इस अभियान या मूवमेंट के जरिए देना चाहा। इसके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उतना बहुत लंबा बोल सकता हूँ मैं इसके ऊपर, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए 3 बातों की ज़रूरत होती है। पहला होता है मंत्र, जी, दूसरा होता है तंत्र, और तीसरा होता है यंत्र। जी, मंत्र मीन्स द बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल, करेक्ट, ठीक है। तंत्र मीन्स द टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट बेसिक प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन। और यंत्र जो होता है दैट मीन्स मैकेनिज्म, करेक्ट, द एंटायर मैकेनिज्म कि कैसे तो तंत्र मतलब, अगर आप मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, धार्मिकता में, कर्म कांडों में मेरा विश्वास नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मेरे लिए सत्यम शिवम सुंदरम, इससे बढ़िया और कुछ अध्यात्म, कोई भी चीज़ आध्यात्मिक भी इसमें आ जाएंगी। जी, जी, सत्य इज ट्रूथ, शिवम सेक्रेड,
Sundaram is beautiful, Beautiful. something that makes you happy in every sense, that is beautiful. तो ये हमारा एक तरह से मंत्र है हमारे। जी जी। अब आप कहेंगे आगे आगे भी बताइए, इसका जो है तंत्र क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? जी। टेक्नोलॉजी सत्य का है। जीवन में अगर इक्विटी है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जब आपके पड़ोसी को रोटी नहीं मिल रही है तो आपको लगना चाहिए कि अरे ये जीवन मिथ्या है। जी। सत्य वो है कि हम सबको रोटी मिले तो इक्विटी। सो सत्य इज इक्विटी। शिवम सेक्रेड। सेक्रेड क्या है? न्याय जो है वो सेक्रेड है। न्याय नहीं है कहीं पर भी जी तो वो सोसाइटी कभी एक इकट्ठा होके उड़ान आगे नहीं बढ़ पाएगी, लगा सकती है। ठीक बात है। ये सत्यम हो गया, शिवम हो गया। सुंदरम क्या है? स्वतंत्रता, आपकी प्रतिभा का अवकाश मिलना जो है, जी दैट इज सुंदरता, फ्रीडम। सो सत्यम शिवम सुंदरम, इक्विटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। डज इट मेक सेंस? इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर अच्छा नहीं, अभी यंत्र में नहीं आया बच्चा हूं है। मैं, जी ठीक जी है ना? जी। तो यंत्र बच्चा है। आपने ये देखा कि सत्यम इज इक्विटी एंड इक्विटी का व्यक्ति के जीवन में क्या स्थान है? इक्विटी का मतलब है व्यक्ति को कंपैशनेट होना ज़रूरी है। कंपैशनेट आप नहीं हो तो आप समझ नहीं सकते किसी का भी दर्द, अपने माँ बाप का भी दर्द समझ, जी बच्चों का भी दर्द आपको समझ में नहीं आया। तो इक्विटी जो है उसका मतलब है कंपैशन। शिवम, इक्विटी के बाद हमने न्याय की बात की। जी। न्याय के लिए भी कंपैशनेट चीज़ आवश्यक है, उसके साथ कंस्ट्रक्टिविटी आवश्यक है। सो इक्विटी हो गई, जस्टिस हो गया एंड फ्रीडम। फ्रीडम किस में है? क्रिएटिविटी में है, इनोवेशन में है, प्रतिभा के विलास में है। तो लास्ट वाला जो है जीवन का यंत्र है, जी अपने व्यक्ति के लिए। जी। बीच वाला जो है प्रशासन के लिए है। प्रशासन शुड रियली फॉलो दो। टॉप का जो है दैट्स फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो एक हमने बनाया। तो व्यक्ति में हम ये सोचते हैं कि इस फिलॉसफी के तहत हम लोगों को कहते हैं कहीं पर भी हो, जहाँ हो, अच्छा काम करो। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि इफ़ यू आर इन एनी पोजिशन यू कैन इम्प्रूव दैट प्लेस बाय एटलीस्ट 10% विदाउट एनी एडिशनल हेल्प, एडिशनल बजट, एडिशनल ह्यूमन मैन पावर। करेक्ट। तो 10% आप हर जगह करो इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर आपकी क्षमता है तो ज़्यादा करो। तो ये हमने सकारात्मकता के लिए लाइक हम नर्सिंग कॉलेज चला रहे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम स्किलिंग के कोचिंग दे रहे हैं। बट इससे ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई जीवन में आपको, समाज को, देश को और दुनिया को आगे जाना है तो ये एक रास्ता है। आप ठीक है लेना चाहो ले लो, लेकिन आपके लिए उपलब्ध है। इसमें किसी को, इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव क्लब। जी जी। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन ट्राई द पाथ ऑफ पॉजिटिविटी। जी। इसमें किसी एक रिलीजन को होने की ज़रूरत नहीं, किसी कास्ट की होने की ज़रूरत नहीं, देश का होने की ज़रूरत नहीं, कहीं का भी होने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू बी जस्ट बी ह्यूमन बीइंग। तो आप इस पे चल सकते। तो सर कॉमन मैन कैसे इस मिशन से जुड़ सकता है? मतलब वो अपने जीवन में अगर अच्छा काम करता रहे जी तो एक तरह से ऑलरेडी ही इज अ मेंबर। अच्छा। बट और कुछ करना चाहें जी। और ऐसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहे जो हमारे 200 NGOs इससे जुड़े हुए हैं, जी जी, तो वो भी उसमें आ सकते हैं और हम लोग इकट्ठा काम करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझा देंगे। कहीं किसी को मदद, सरकारी कार्यालय में कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जी कहीं इमीडिएट फाइनेंशियल अरेंजमेंट की ज़रूरत है तो किसी से उसको दिलवा देंगे। जी कई बार बैंकों में चीज़ें फंसती है, काम करने वालों को तो बहुत बड़ी दिक्कत है, जी अच्छे काम करने वालों को तो और भी दिक्कत है आती, जी। तो उनको मदद करते हैं। इसमें अनाथाश्रम है, वृद्धाश्रम है, अच्छा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए नौकरियों की खोज है, जी UPSC MPSC और अन्य रोजगारों का मार्गदर्शन है। जी। हम लोग नियमित रूप से मेगा जॉब फेयर लेते हैं, मिनी जॉब फेयर लेते हैं, जी कॉलेजेस में जाते हैं। यू नो बेसिकली आई एम अलाउिंग माई सेल्फ टू बी अवेलेबल टू द एंटायर सोसाइटी एंड टू द एंटायर कंट्री एंड ह्यूमैनिटी भी एक तरह से। करेक्ट। ये है अच्छा जी। और इसमें एक मज़ा है, मुझे, मेरा तो यही नशा है ये मिशन है मेरा,
नहीं, बहुत अच्छा मिशन है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज तो इस मिशन का जो नाम है पॉजिटिविटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमारे समाज को आज इसी चीज की सबसे ज्यादा सही जरूरत है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, आपको देश का अनुभव रहा है। बात हम कर रहे हैं सपनों का भारत 2047 की, और किसी भी देश की उपलब्धि सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बंधी हुई है, बल्कि पूरे विश्व के पटल पर हमारे देश की क्या छवि है और क्या किस तरीके से हमारे देश के उत्थान होगा, ये बहुत बड़ा मैटर है। और जिस तरीके से आज इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस के समीकरण बदल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और ये हमारे देश को किस तरीके से आगे लेके जाएगा? मुझे आज के दिन में विश्व की जो गाड़ी है वो पटरी से अलग हो चुकी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैसे हमें हमेशा अमेरिका का नेतृत्व जो है मन से स्वीकारा था दुनिया ने जी कि एक आदर्श व्यवस्था है जी जिसमें हर व्यक्ति को विकसित होने का अवसर है, जी समाज को भी विकसित होने का अवसर है, राष्ट्र को भी अवसर है। जी। लेकिन आज वहाँ पर जो विचार आ रहे हैं जी वो खुद अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं, जी लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं या तो फिर अपने ही विचारों में रहते हैं। जी लेकिन उसके अलावा उसका एक परिणाम स्वरूप जो है गाज़ा और पैलेस्टीनियन और इजरायली का जो जंग छिड़ी है जी वो रुकने का कोई नाम नहीं है। जी वहाँ तो विध्वंस चल रहा है, जी बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड बॉम्बिंग चल रही है। कुछ लोग समर्थन भी करते हैं उसका। यूक्रेन और रशिया जो है जटिल होती जा रही है दिन ब दिन समस्या। कितना लंबा समय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से अमेरिका और भारत के संबंध में तनाव आ गया है। जी अमेरिका के रशिया के संबंध पहले से अच्छे नहीं थे, उसमें जी। भी तनाव है। अमेरिका और चीन के संबंध जो है कभी ठीक होते दिखते हैं, कभी बिगड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन उसमें कभी सामंजस्य अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत संभावना नहीं है। जी कहते कुछ भी रहे और जो कई बार दिखता है वैसे होता नहीं है। जी ठीक है, अफ्रीका की अपनी समस्याएं हैं। एशिया में चीन होने की वजह से एशिया के चीन के आस पड़ोसी राष्ट्र जो जापान से लेके फिलीपीन से लेके इंडिया तक जी हर राष्ट्र के चीन के साथ समस्या है। हमारी अपनी समस्या ये है कि हम लोग हमारे अपने पड़ोसियों के साथ संबंध जितने अच्छे रहते थे पहले, वो आज जी। के दिन में नहीं है। जी ये वास्तविकता है, जी उसको स्वीकारना चाहिए। और उसको जैसे हमने पासपोर्ट में क्या किया, हमने समस्याओं को एक लिस्ट बना दी जी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अननेसेसरी, जी काट मारो वहाँ पर। बच्चों को सिंगल पेरेंट्स को दिक्कत आती है उसको सुलझाओ, जी ठीक है ना। डाइवोर्सिस को दिक्कत आती है उसको समझाओ। जी। साधु सन्यासियों को आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता है, वो व्यवस्था जी बनाओ। अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलता है, उसको हल करो। जी और हम चाहते क्या है लोगों से, जी किस लिए हमने ये डिमांड की है इतनी डॉक्यूमेंट्स की। हम चाहते हैं कि उसका एड्रेस हो, उसका डेट ऑफ बर्थ का ठीक पता हो, जी और तीसरी बात जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं इसका। ये जी। तीन ही चीजें चाहते। जी तो 16 डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। जी उसी तरह से हमने पिन पॉइंटेड पॉलिसी होनी चाहिए जो जनता को भी पता होनी चाहिए, प्रशासकों को भी पता होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस को भी पता होनी चाहिए, जी ताकि एक हमारे अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस साल हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे उनके साथ। जी 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 कैन वी हैव अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू हैव फ्रेंडशिप जी डेवलप विद चाइना, जी जो कम से कम एक प्लान के तरीके से हमें सर्व करेक्ट, एक प्लानिंग मे भी होगा, हमें और आपको पता नहीं। जी स्ट्रेटेजिस्ट अपनी जगह पे बैठे हुए वो सोच रहे होंगे। जी तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में दुनिया बड़ी चैलेंजिंग बन गई है। जी तो भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत के लिए बहुत बड़ी ये बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत ने एक भारत को मान्यता है। मैं जी। जब सीरिया में था, मुस्लिम कंट्री है सीरिया। जी जी सीरिया में मैंने देखा कि जनमत जो है वहाँ का, जी वो भारत से ज़्यादा अनुकूल, पाकिस्तान से ज़्यादा अनुकूल भारत के लिए है। अच्छा मैंने कभी भी बात, तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या है, तो कहते थे कि आपके यहाँ बुद्ध हो गए, जी आपके यहाँ गांधी हो गए, जी आपके यहाँ अलग अलग संत हो गए। जी वो उनको मानते नहीं है, जी। लेकिन उनका सम्मान करते हैं। सम्मान तो कर पाकिस्तान के बाद कुछ नहीं बोलते, मिलिट्री है सिर्फ। जी जी तो इस तरह से उनके विचार थे। जी तो ये भारत की जो छवि है, महात्मा गांधी जी का स्टैचू 170 देशों में है। जी क्यों जी, है? विचार कुछ तो भारत के जो है वो उनको ये थे। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट से यहाँ तक आए हैं जी और विश्व में तीसरे चौथे
स्थान पर आ जाए, तो हमको आगे अपना विजन क्या है जी उसको बहुत पावरफुल तरीके से दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे सुझाव दो कि जिसको कोई मना न कर ले। तो जो अभी अमेरिका की सरकार आई थी जिसने अपनी शुरुआत इस बात से की थी कि अब हमें कोलैबोरेशंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको हमने उस स्टेटमेंट को निरर्थक होते ही देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट, इंडिया ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको सार्थक कर सकता है। बिल्कुल सही है। देखो आज हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ कितने भी बिगड़े हुए हो, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे बड़े स्ट्रांग रिलेशंस आज भी है। जी जी उनका निवेश है भारत में, जी हमारे लोग वहाँ गए हैं, सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला है, इंदिरा नूई है, कितने सारे नाम ले लो आप। जी जी सब कंपनियां हमारे लोग हेड कर रहे हैं। उनकी नेटवर्थ भी काफी बहुत बड़ी है जी। और उनकी टेक्नोलॉजी जो है, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट हमने उनसे ले लिए है जी। तो परस्परावलंबित्व जिसको बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस बहुत जबरदस्त है जी। सेम इज चाइना ऑल्सो। हमारा चाइना के साथ ट्रेड जो है बढ़ता ही जा रहा है, कुछ भी कहे दुश्मन वगैरह। जी जी। तो इसका मतलब एक कॉमनैलिटी पैदा कर सकता है भारत जी दुनिया में। मतलब हम जितना अच्छा शायद चीन को समझते हैं, शायद अमेरिका ना समझे। हम रशिया को जितना अच्छा समझते हैं, अमेरिका ना समझे। जी। लेकिन अमेरिका से भी अच्छी हमारी कुछ देशों की समझ है। अमेरिका को जितना हम अच्छा समझते हैं, चीन ना समझे। जी जी। तो वी आर, इन माय व्यू, वी आर एक्चुअली राइटली प्लेस्ड नाउ टू टेक द लीडरशिप पोजीशन। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी सभ्यता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी ही दिलचस्प प्रश्न पूछे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।